नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के अंतर्गत दूसरा लेक्चर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए आज हम जानेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, सूर्य पूरब में क्यों निकलता है, और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय रेखा के बाएँ जाने पर क्या होता है, दाएँ जाने पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कि बाएं जाने पर क्या होता है, दाएं जाने पर क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है तिथि पर और क्या समय पर पड़ता है, ये सब हमने जाना था। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो आपका वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं ताकि आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। तो ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैप के बारे में जानेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है। हमारा प्रमुख उद्देश्य आपको ये बताना है कि हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को, ये केवल जियोग्राफी की ही बात नहीं चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मैप लेना है, एक विश्व का मैप और एक भारत का मैप। कम से कम 2 मैप आपके पास होने ही चाहिए। आजकल के जो डिजिटल युग चल रहा है, तो ना तो कोई बच्चा, ना ही कोई जो प्रतियोगी है, कोई भी विद्यार्थी ना तो नोट्स बनाता है, केवल बस मोबाइल में देख रहा है, देख करके रख देता है। रिवीजन भी कभी मन हुआ तो किया, नहीं तो नहीं किया, क्योंकि अब हमारी इतनी आदत ख़राब हो चुकी है कि किताबें पढ़ना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक वास्तविकता है, ये अधिकांश लड़कों के साथ यही होता है। तो हम यहाँ पर चाहते तो भारत का मैप या इंडिया का मैप डिजिटली लगा सकता था, लेकिन मैं इसीलिए बना करके दिखाऊंगा। हो सकता है समय लगे, लेकिन धैर्य के साथ देखिएगा, ठीक है, ताकि बनाने को आपको भी आए। नहीं तो मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, मुझे क्यों अच्छा लगेगा कि मैं 2-2 घंटा पढ़ाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिजिटल मैप लगा करके 5 मिनट में 10 मिनट में लेक्चर खत्म कर सकता था, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने से नहीं होगा कुछ, और ना ही आपका जो मैप, जो कैलेंडर लेते हो आप अपनी दीवारों पर लगाते हो, उसको देखने से काम नहीं चलेगा। उस पर बाकायदा आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। और ये अगर आप तैयारी करते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो पहला काम ये करिए कि आप प्रत्येक दिन का 5 मिनट मैप पर खर्च करिए। मैप देखिए ही नहीं, उसको बनाइए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैं आपको एक एक चीज़ बना करके दिखा रहा हूँ और ये संभव है, आप कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हूबहू तो नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि 60% लगे कि हाँ ये किस चीज़ का नक्शा है। तो देखिए, ये आपका भारत का नक्शा है, आप ऐसे बनाने की कोशिश कर सकते हो। मैं छोटा सा मैप बना रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, और विस्तार से हम जानेंगे। एक एक राज्य को हम बताएंगे कि कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। तो ये हो गया आपका, कुछ यहाँ से ऐसे मोड़ना है, फिर आगे बढ़ करके इस तरीके से जाना है, और फिर ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे अंतिम छोर, और यहाँ पे ये आपका हो गया पूर्वोत्तर राज्यों का कुछ हिस्सा, और ये हो गया आपका त्रिपुरा। और इस तरीके से यहाँ जाएंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे जा करते हुए ऐसे करेंगे, और फिर नीचे बढ़ते जाइए और यहाँ पर करिए कुछ ऐसा, इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा निकालिए, फिर अंदर लाइए, और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, और फिर ऐसे करिए थोड़ा सा, और ये इस तरीके से आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे है आपका श्रीलंका। चलिए थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मैप बनाना है, डेली प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम भारत के बारे में जानते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ही क्यों, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, और कितने राज्यों से गुजरती है, और किस तरीके से आपको कोई ट्रिक नहीं बनाना है। देखिए, ट्रिक बनाने से क्या होगा, केवल अब एक प्रश्न याद करने के लिए इतना लंबी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हर प्रश्न के लिए अगर आप ट्रिक बनाते फिरेंगे तो इतनी ट्रिक हो जाएंगी, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर एग्जाम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से हिमाचल प्रदेश। हूबहू नहीं, बस हमारा काम चल जाए कि हमारा कोई प्रश्न ना गलत होने पाए। ये हो गया उत्तराखंड, मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे यूपी को, और यूपी को ऐसे लाएंगे, और इस तरीके से ललितपुर बनाते हुए, और इस तरीके से यहाँ पर आपका ये रहा सोनभद्र, और इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे बढ़ जाएंगे। अब देखो इधर आ जाते हैं। ये तो आपका, इसको हम दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। जियोग्राफी को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के टेक्स्ट बुक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़िए। और जब कुछ फंसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ट्रिक मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, ठीक है, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ करके भी काम ना चले, यानी कि सारे टूल्स फेल हो जाएं, सब कुछ अपना करके आपने देख लिया, उसके बावजूद भी वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठ रही है, तब बिल्कुल बना डालो। तो बिल्कुल आप बना डालो कोई भी ट्रिक अपने मन की, ठीक है। लेकिन पहले
शुरुआत में ही आप ट्रिक बना दोगे, है ना। इसको कहते हैं रट्टू सिंह तोमर का गैंग, है ना, रट्टू सिंह तोमर गैंग। इनका डायलॉग क्या है रट्टू सिंह तोमर गैंग का, कि कसम सरस्वती मैया की जो मिलेगा सब रट डालेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में रट ही नहीं डालना है, ट्रिक नहीं बनाना है, पहले पढ़िए और फिर चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये हो गया दूसरे कलर से हमने बनाया है, ये दूसरे राज्य हैं, ये आपका ये दूसरे देश हैं, ये हो गया आपका नेपाल, भारत का से अलग है ये, और ये आपका भूटान है। इस तरीके से बनाएंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे 10 से 15 दिन 20 दिन में सही हो जाएगा, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आप कितने महीनों से तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 5 मिनट दिए हुए होते तो भारत तो क्या पूरे विश्व का नक्शा आपकी मुट्ठी में होता, ठीक है। 5 मिनट में बना सकते थे एक एक देश और एक एक देश की राजधानी सहित, लेकिन आपने वो किया नहीं। और इसको भी हम दूसरे कलर से बनाए दे रहे हैं। ये आपका हो गया इस तरीके से, और यहां पर आपका शुरू हो जाता है म्यांमार, ठीक है। इस तरीके से आपका म्यांमार शुरू हो जाता है, ये हो गया। तो यहां आप लिख देते हैं म्यांमार, ठीक है, और यहां पर बांग्लादेश, ठीक है, 60 में मैं लिख रहा हूं। आप देखिए, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम निकाल लेंगे अरुणाचल प्रदेश हो गया इतना आपका, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद क्या हो गया मणिपुर हो गया, और ये आपका हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मिजोरम, और ये आपका हो गया छोटा सा मेघालय, और यहां से जो बचा इस तरीके से ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा हो गया आपका असम, और ये क्या हो गया मेघालय। मैं बोले दे रहा हूं, जो आपको नहीं दिख रहा है मैं बोल दे रहा हूं। ये हो गया आपका त्रिपुरा, तो मैंने टी लिख दिया, और ये आपका मिजोरम है तो हमने एम लिख दिया, और ये आपका क्या है, ये है आपका नागालैंड, नागालैंड, और ये क्या हो गया मणिपुर। देखो हमने जिस तरीके से बनाया है वही आपको जब आप मैप में देखेंगे तो जिस राज्य की सीमा जिससे मिल रही है हूबहू ऐसे मैंने बनाया है। थोड़ा बहुत आकार 19-20 हो सकता है या 18-20 भी हो सकता है। कुल मिलाकर के हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है, समझाना कि किस तरीके से आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करके मानचित्र कैसे सीख सकते हो। तो आइए देखते हैं, ये हो गया आपका सिक्किम इस तरीके से, और यहाँ से बढ़ेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, बहुत पतला हो जाता है, और फिर बाद में इस तरीके से ये आपका हो गया WB मतलब वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर हम S लिखे दे रहे हैं, ये सिक्किम। उसके बाद देखो क्या बचा, ये आपका यहाँ हो जाएगा बिहार, ये क्या हो गया बिहार, और ये हो गया यूपी, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, और ये कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, ये HR मैं लिख रहा हूँ, ये हरियाणा है, और ये PN मैं लिख दे रहा हूँ पंजाब है, और इसको क्या करेंगे सीधे ऐसा डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा JK मैं लिख दे रहा हूँ जम्मू कश्मीर, और इसको हम लद्दाख लिखे दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आप कहाँ से बनाएंगे इस तरीके से, अब आएंगे छत्तीसगढ़, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हो अपनी अपनी सुविधा अनुसार, मैं अपनी सुविधा अनुसार बना रहा हूँ। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ ऐसे लंबाई में फैला हुआ, और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ आपका ये इतना हो गया केरल, और ये जो बचा ये आपका हो गया तमिलनाडु, ठीक। और ये जो राज्य हो गया छोटा सा, ये हो गया आपका तेलंगाना, तो मैं TL लिखे दे रहा हूँ, यहाँ AND लिखे दे रहा हूँ आंध्र प्रदेश, और इसमें छत्तीसगढ़ CHH लिखे दे रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको, ये हो गया OD मतलब ये ओडिशा है, और JHR मैं लिखे दे रहा हूँ, ये झारखंड है। देखो झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से भी मिलती है, सोनभद्र एक जिले से मिलती है, तो आप देख रहे हैं एक जिले से मिल रही है, बिहार की भी सीमा मिलती है, इस तरीके से बनाना है। अब देखो इधर आइए, यहाँ से हम खींच ले जाएंगे इस तरीके से गुजरात, ये गुजरात हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए हम बनाएंगे मध्य प्रदेश के बारे में, ये मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया MP मध्य प्रदेश, ठीक। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, देखते जाइए कैसे बनाना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ से हो जाएगा महाराष्ट्र, कौन सा, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, कुछ ऐसे, चलिए ठीक है, ये महाराष्ट्र MH हो गया। अब ये जो बचा ये क्या है, ये वास्तव में आपका कर्नाटक है, KR में लिखे दे रहा हूं। अब देखो यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर एक छोटा सा राज्य है जिसको कहते हैं गोवा, तो हमने यहां पर G लिख दिया, ठीक। और ये क्या है तमिलनाडु है, और ये क्या है आपका KR मैं केरल लिख दे रहा हूं, और ये क्या है आपका राजस्थान। सारे राज्य हो गए। ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, तो इसको मैं दूसरे कलर से थोड़ा सा लिख दूं, यहाँ पर मैं D लिखे दे रहा हूँ, NCR, ठीक है, NCR लिख दिया।
अब देखो शुरुआत करते हैं। देखो अब प्रश्न आपसे कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वैसे आपसे पूछा जा सकता, चलिए कर्क रेखा से ही शुरुआत करते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 आपको पता है, जनरली आपको याद भी होगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि कौन कौन राज्यों से होकर के गुजरती है, तब आप एक फार्मूला बना लेते हो, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन क्या इससे काम चल जाएगा बिना मैप किए हुए? हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ ले, अब देखो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, अभी देखो पढ़ते खोलता हूं मैं धीरे धीरे। 8 राज्यों से गुजरती है, कैसे देखिएगा, इस तरीके से गुजरात से मैं पहला यहाँ से चलना शुरू किया, अब मध्य प्रदेश में पड़ी, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, WB और फिर त्रिपुरा और ये मिजोरम रहा। इस तरीके से देखिए कितने राज्य हो गए, गिन करके देखिए। गुजरात एक हो गया, राजस्थान से भी देखिए गुजर रही है ऐसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि और स्पष्ट हो जाए आपको, 1 मिनट। तो ये बात क्लियर हुई। अब देखिए कितने राज्य हो गए, 2, राजस्थान ये दूसरा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, और फिर उसके बाद देखो यूपी से नहीं गुजर रही, यूपी ऊपर पड़ रहा है, देख रहे हैं आप आसानी से। अब ये छत्तीसगढ़ आपका कितना हो गया, 3 हो गया, झारखंड 4 हो गया, पश्चिम बंगाल 5 हो गया, और त्रिपुरा 6 हो गया, और ये मिजोरम आपका 7 हो गया। कोई एक छूटा हुआ है, कौन सा छूटा है? देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अच्छा ये 3 2 बार हो गया है। तो यहाँ देखिए गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3 और छत्तीसगढ़ यहाँ लिख देते हैं 4, और ये कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। देखो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मान लो आपने मित्र पर गमछा झार पढ़ करके गए, ठीक। अब मान लो अब वो पुराने जमाने जाने दो, हो सकता है कभी पूछ ले, अगर दया आ जाए कि चलो ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न अगर अब नए तरीके से कैसे आएगा, प्रश्न पूछेगा कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है। अब तो हालत खराब हो जाएगी। जो आपका मित्र पर गमछा झार करके आपने रखा था, वो तो रखा बेकार हो जाएगा, जंग लग जाएगी या चूहे कुतर देंगे, वो काम ही नहीं आएगा, ठीक है। तो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर ऐसे आप पढ़ लोगे तो चाहे जैसे प्रश्न बनाए, ठीक है। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछे, कैसे प्रश्न पूछेगा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पूर्व से पश्चिम क्रम लगाओ, तो आपको प्रश्न कैसे देगा, कहेगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और ये मिजोरम, झारखंड, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर जो है मिजोरम, और फिर इस तरीके से घुमा फिरा करके देगा। तो भाई जब आपको मैप बनाना आता है तो चाहे जैसे पूछ ले, चाहे पूरब से पश्चिम पूछे, चाहे पश्चिम से पूरब पूछे, क्रम आप लगा डालोगे तुरंत, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई कर्क रेखा, क्या है कर्क रेखा, और कर्क रेखा क्या है, ये 23.5 डिग्री, कितनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब भारत कहाँ पड़ता है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, और इसके बीचों बीच से होकर के 23.5 डिग्री जो है क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है नॉर्थ में, और इसके 23.5 डिग्री जो दक्षिण में होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये दक्षिण में पड़ती है तो ये साउथ हो गई। तो ये बात क्लियर हुई। तो आइए देखते हैं, अब आपसे पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आप जानते हो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 5 राज्यों के साथ। अब देखो वो कौन कौन से 5 राज्य हैं। यहां से आप जानते हो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, तो कुछ इस तरीके से निकल सकती है। देखो इधर उधर आकार बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो रेखाएं सीमाएं हैं, सीमा उसी राज्य से मिल रही जैसा हमने बनाया है, आकार 19-20 हो सकता है। अब देखो यहां से इलाहाबाद पड़ेगा, इलाहाबाद से फिर से जो है सीधे यहां पर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, और थोड़ा सा हिस्सा किसका पड़ता है, मध्य प्रदेश का। अगर हम इसको कुछ ऐसा बनाना चाहें इस तरीके से, ऐसे तो आप गुजारेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के बाद जो है उड़ीसा का जो ये नोक है, ये वास्तव में काफ़ी दूरी इस तरह से निकला हुआ है, तो ये जो है इस तरीके से निकलेगा, तो उड़ीसा का थोड़ा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। ये टेढ़ी हो गई है, जब आप मैप में देखेंगे तो यही राज्य आपको मिले। देखो कौन कौन से राज्य से गुजरी, वो 5 राज्य कौन से हैं, देखो यूपी हो गया, 1 हो गया, उसके बाद देखो ये मध्य प्रदेश से गुजर गई, 2 हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ कितना हो गया, 3 हो गया, उसके बाद आपका देखो उड़ीसा से थोड़ा गुजर रही है तो 3 के बाद 4 हो गया, और आंध्रा से तो गुजर ही रही, कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब भारत की जो मानक समय रेखा जिसको कहते हो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के नीचे क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे क्या पड़ेगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जब भी दिक्कत होगी तो किसमें दिक्कत होगी, आपकी झारखंड में, और किसमें, झारखंड में और या फिर तेलंगाना में। तो इसको याद रखना कि झारखंड और तेलंगाना से नहीं गुजरती। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों रेखाओं की बात हमने देख ली। अब आइए देखते हैं भारत की जो सीमा रेखा है, सीमा हम जान लें,
सबसे पहले हम अंदर जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगर क्रम आपसे पूछ ले तो देखिए क्रम क्या है, यहां से शुरू करो और यहां से नीचे तक आ जाओ, तो राजस्थान ये पहले नंबर पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। उसके बाद नीचे आ रहे हो ना इस एरो से, तो ये हो गया दूसरे नंबर पर, और महाराष्ट्र हो गया तीसरे नंबर पर, और यूपी आपका हो गया चौथे नंबर पर। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, तो आप क्या बताओगे, चौथा स्थान। सबसे पहला स्थान किसका है क्षेत्रफल में, राजस्थान। क्रम पूछ ले तो राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। क्रम नीचे आओगे फिर यूपी को कह दोगे। चार क्लियर हुई बात। अब आपसे देखिए क्या पूछा जा सकता है, भारत का ऐसा राज्य बताइए जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा राज्य हो सकता है, आपके मन में आएगा राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है तो अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाएगा, जो कि गलत है। और या फिर आप सोचते होंगे कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बीच में है तो चारों ओर से राज्यों से घिरा हुआ होगा, जो कि गलत है। आइए देख करके हम आपको बताते हैं। राजस्थान में देखो क्या है, कितने राज्य मिलते हैं, 1 2, पंजाब हरियाणा 2 हो गए, मध्य प्रदेश 3 हो गए, उत्तर प्रदेश 4 हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, गुजरात 5 हो गया। तो 5 ही राज्य सीमा बना रहे हैं, बाकी और आप देख लीजिएगा। अब अगर हम देखें मध्य प्रदेश से कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, तो गुजरात से शुरू कर रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इधर 4 हो गया, और ये 5 हो गया। 5 राज्य भी इसके साथ सीमा बना रहे हैं। अब अगर यूपी की बात करें तो देखो यूपी में क्या है, देखो यूपी की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है। सहारनपुर एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जब आप मैप में देखोगे तो बहुत ही कम स्पेस दिखाएगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा टच कर रही है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा बढ़ा करके दिखा दिया ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। तो देखो कितने राज्य हो जाएंगे, दिल्ली को छोड़ दे तो केंद्र शासित राज्य है, पहले नॉर्मल राज्य गिन लेते हैं जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं। तो देखो यहाँ हरियाणा से शुरू कर दें, चलिए यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। ये हो गया आपका 1, चलिए दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, बहुत कुछ यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, हिमाचल प्रदेश 2 हो गया, उत्तराखंड 3 हो गया, नेपाल राज्य है नहीं वो देश है दूसरा, तो 3 हो गया, बिहार आपका 4 हो गया। देखो झारखंड की सीमा केवल एक जिले के साथ सोनभद्र से मिलती है, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे मिलती है, सोनभद्र से मिलती है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और राजस्थान से देखिए सीमा जो है मिलती है, उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो कितने हो गए, 8। तो 8 राज्य हो गए टोटल। ये एकमात्र राज्य ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए अगर इसको जोड़ लिया जाए एनसीआर दिल्ली को, दिल्ली के साथ 2 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, वो आपके कौन कौन से हैं, एक तो आपका हो गया गाजियाबाद और दूसरा हो गया गौतम बुद्ध नगर। तो 2 जिले जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अगर टोटल पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ मिलती है, तो 8 तो हमने गिनाए ही, तो टोटल अगर दिल्ली भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। और अगर ऐसे ही पूछ रहा है, कुछ ना पूछे कितने राज्यों के साथ पूछ रहा है केवल, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिए। क्लियर हुई बात। तो अभी हम यहाँ पर यूपी का नहीं पढ़ेंगे, जब यूपी का स्पेशल पढ़ेंगे अच्छे से तो वहां हम बताएंगे यूपी की जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा, सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल हम भारत के परिदृश्य में देख रहे हैं। अब यहां पर देखें और प्रश्न देखिएगा, इधर देखो ये है आपकी कच्छ की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। कौन सी, खंभात की खाड़ी, ध्यान से समझिएगा। और यहां पर है ये आपकी कौन सी खाड़ी है, ये है पाक की खाड़ी। और यहां पर देखो ये भी एक कौन सी खाड़ी बनती है, ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक। और ये पूरी की पूरी इधर क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सी, बंगाल की खाड़ी। और इधर पूरा जो हिस्सा कहलाता है, ये इधर आपका अरब सागर है, क्या है, अरब सागर। और इधर है बंगाल की खाड़ी। इस बात को ध्यान रखिएगा, दाएं तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ आपका क्या है, बाएं तरफ क्या है, अरब सागर। अब देखो यहां से आपका तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। चलिए मैं पाकिस्तान को बना दे रहा हूं। ये आपका हो गया इस तरीके से कुछ पाकिस्तान। उसके बाद जो है आपका ईरान शुरू हो जाता है, फिर ऊपर अफगानिस्तान। तो अगर हम देखें तो यहाँ से आपकी जलीय सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ इसके बाद तो पाकिस्तान हो गया, जलीय सीमा तो है नहीं। यहाँ से आपका ये पूरी जलीय सीमा हो गई। चलिए हम इसको खींचे दे रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अब इसको 2 पार्ट में तोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो पिछला वाला फिर भूल जाओगे कि क्या क्या हमने बताया था और फिर से सारी चीजें बनानी पड़ेगी। तो बार बार समय वेस्ट करने से अच्छा है कि एक बार में ही पढ़ लेते हैं। जितना भी लंबा हो जाए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन आज के लड़के पूरा पढ़ भी नहीं पाते, ना ही किताब पढ़ रहे हो, ना ही कोई यूट्यूब चैनल अच्छी तरीके से देख रहे हो, है ना। कोई भी यूट्यूब चैनल देखो, मेरा ही नहीं, ठीक है। पूरा देखिए। जब देखा जाता है कि एवरेज व्यू कितना आया, तो पता चलता है कि 40 मिनट का वीडियो आपका 4 मिनट 5 मिनट एवरेज आता है। ऐसे कैसे पढ़ाई होगी भाई, है ना भाई। हम तो बना करके चले जाएंगे, हमको क्या है। चलिए ठीक है। अब आपसे पूछा जाए भारत के कितने राज्य जो है तटीय राज्य कहलाते हैं, समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। तो आइए यहां से देखते हैं।
देखो इस जगह से आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो कि यहां पर क्या है आपका, यहां से जलीय सीमा शुरू हो जाती है गुजरात से। देखो राजस्थान की सीमा नहीं, ये पाकिस्तान के साथ इधर मिले, इधर भी समुद्र नहीं है, नीचे गुजरात, यहाँ भी समुद्र नहीं, ऊपर भी समुद्र नहीं है, कोई जलीय सीमा नहीं है। तो यहाँ से आपकी जलीय सीमा शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कितने राज्य हैं भारत के जो जलीय सीमा बनाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया है। तो गुजरात क्या हो गया, 1 हो गया। फिर इसके बाद देखो महाराष्ट्र 2 हो गया, और ये गोवा भी तो है आपका, गोवा कितना हो गया, 3 हो गया। कर्नाटक 4 हो गया, केरल 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, ओडिशा 8 हो गया, वेस्ट बंगाल 9 हो गया। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि मिजोरम की मिल रही, यहाँ तो जो है आपका बांग्लादेश पड़ जाता है। ठीक, तो कितने राज्य जो है जलीय सीमा बनाते हैं, तो जलीय सीमा बनाते हैं 9 राज्य। जलीय सीमा जो है 9 राज्य बनाते हैं भारत के, जिसमें से सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। अगर गुजरात को यहाँ से ले, पहले यहाँ जाती है, फिर मुड़ी, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर ऐसे मुड़ी, और जब इसको सीधा कर देंगे तो ये जो आप मैप में देखते हो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी है, वो दिखती तो है लंबी, लेकिन वो है नहीं, ये दूसरे नंबर पे आती है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक, तो 9 राज्य हो गए टोटल। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं कि इस वाले तट को क्या कहते हैं। अब देखो ये खाड़ी आया है, खाड़ी क्या होता है। खाड़ी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वह जलराशि जो 3 ओर से जल से घिरी हो, जो 3 ओर से स्थल से घिरी हो, जो 3 ओर से स्थल से घिरी हुई हो। अब देखो यहाँ पर ये देखिए, ये जलराशि है और ये भी क्या है, जलराशि है। देख पा रहे हैं काफी भीड़ भाड़ हो गई यहाँ पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 3 ओर से, एक ओर से खुला है और 3 ओर से क्या हुआ है, बंद है, स्थल से घिरा हुआ है। ये जो जलराशि ये भी 3 ओर से स्थल से घिरी हुई है, एक ओर से खुला हुआ है। तो मतलब वह जलराशि जो 3 ओर से स्थल से घिरी हुई हो उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर आपसे कह दे कि बताओ प्रायद्वीप किसको कहते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हो कि वह जलराशि, तो आप कहोगे कि वह स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। मान लीजिए ये कोई भूमि, अब देखो ये क्या है, भारतीय प्रायद्वीप जब कहा जाता है तो इतना हिस्सा आता है जो 3 ओर से जल से, देखो इधर भी जल से घिरा, इधर भी जल से घिरा और इधर भी जल से घिरा। तो मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, प्रायद्वीप हो गया। मतलब वह स्थलखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है, और वह जलराशि जो 3 ओर से जमीन से घिरा हुआ हो उसको खाड़ी कहते हैं। क्लियर हुई बात। अगर चारों ओर से जल से घिरा हुआ है तो टापू या द्वीप कह सकते हो उसको। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पाक की खाड़ी है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और ये सारा का सारा हिस्सा हिंद महासागर का है। किसका है, हिंद महासागर का है। और यहाँ पर आप जानते हो कि लक्षद्वीप समूह है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अगर जलीय सीमा की लंबाई पूछे, मुख्य भूमि की, अगर आपसे पूछे भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, चलिए यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, मुख्य भूमि की पूछा जा रहा है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। मतलब ये वाली अगर यहाँ से नापोगे, ये वाली चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जो आपका कितना पड़ता है, 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि का हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो इसकी भी कुछ तटीय सीमा बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो अगर आपसे टोटल पूछे तो कितना हो जाएगा, 7500 किलोमीटर। या एग्जैक्ट डेटा का अगर हम बात करें तो किताबों में अलग अलग थोड़ा बहुत मिल सकता है, तो आप 7500 याद रखिए। ठीक है, किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 7516.5 किलोमीटर ये लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो सीधा सीधा 7500 किलोमीटर याद रखें। ये संपूर्ण भारत का की जलीय सीमा की लंबाई है, ये संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब इसमें द्वीप वाले हिस्से की भी जो है सीमा जोड़ ली जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई, जलीय सीमा भी हमने देख ली। अगर आपसे कहे कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा देखो यहाँ से शुरू हो जाएगी, इस जगह से, गुजरात से यहाँ से शुरू करेंगे और ये पूरा घूमते घूमते जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से। ये वाला जो पूरा हमारा बनता है, ये वाला यहाँ से लेकर के ये पूरा स्थलीय सीमा है यहाँ तक, ये पूरा हमारा बनता है 15200 किलोमीटर। कितना, 15000। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15200 किलोमीटर है, याद रहेगा, 15200 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछे कि भारत की लंबाई कितनी है, तो यहां से अगर हम यहां तक आए तो ये जो लंबाई आपको दिखेगी, चलिए हम यहां पर कुछ मिटाते हैं ताकि और कुछ लिखा जा सके। चलिए, यहां पर जो लंबाई है भारत की, यहां पर छोटा सा हम बना दे रहे हैं रफली। ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है, 3214, मतलब 3214 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की लंबाई
कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, या हम आप कह सकते हैं लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये जो है 3214 किलोमीटर लंबाई बनती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई हो जाएगी, और चौड़ाई है आपकी कितनी, 2933 किलोमीटर है। कितनी है चौड़ाई लिखे दे रहे हैं हम, ये चौड़ाई जो है आपकी ये 2933 किलोमीटर है। इस बात पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा आपको रटना पड़ सकता है। क्लियर हुई बात? तो हमने बताया ट्रिक वहीं पर बनाओ जब सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं। हमको एग्जाम क्रैक करना है, इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में ही ट्रिक का सहारा लेना है ना, ये गलत होगा। अब देखो प्रश्न कैसे आपसे गलत करवाए जाएंगे, क्योंकि ट्रिक बनाने से यही होगा। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताओ कितने देशों की सीमा पाकिस्तान, कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से मिलती है, तो देखो गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 हो गए और 2 केंद्र शासित राज्य हो गए। 2 केंद्र शासित राज्य, ये पाकिस्तान की सीमा है, ये आपका लद्दाख है, एल लिखा हुआ है, और ये जम्मू कश्मीर। 2 केंद्र शासित राज्य और 3 राज्य, टोटल मिलाकर के 5 राज्य। पहले 4 हुआ करते थे, ये पूरा राज्य हुआ करता था। अब केंद्र शासित राज्यों को 2 भागों में तोड़ करके इसको बनाया गया। तो पाकिस्तान के साथ पूछा जा सकता है किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है। अब देखिए पूछेगा कि ये चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है, भारतीय राज्य, कितने भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखो 1 ये हो गया ऊपर लद्दाख, ये तो यूनियन टेरिटरी है, चलो इसको भी जोड़ लेते हैं। 1 हो गया हिमाचल प्रदेश, 2 हो गया उत्तराखंड, 3 हो गया सिक्किम, 4 हो गया और अरुणाचल प्रदेश 5 हो गया। 5 राज्यों के साथ सीमा मिलती है, जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य है। ठीक, तो 5 चीन के साथ हो गए, 5 चीन के साथ। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन के साथ मिलती है या नहीं मिलती है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से मिलती है या नहीं मिलती है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बनाओ ट्रिक, कितनी ट्रिक बनाओगे, आइए अभी और बताते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित है या म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देखो ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए AR लिख दिया हमने यहाँ पर, चलिए काले से लिख देते हैं, नहीं तो हमने नीले भारत के बाहर वाले चीजों के लिए हमने प्रयोग किया है। तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये नागालैंड, ये मणिपुर, और ये मिजोरम, ये त्रिपुरा। चलिए ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश 1 हो गया, नागालैंड 2 हो गया, मणिपुर 3 हो गया और मिजोरम कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब आइए देखते हैं बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। देखो मिजोरम 1 हो गया, त्रिपुरा 2 हो गया, आसाम भी देखो मिल रहा है, ये आसाम 3 हो गया, मेघालय 4 हो गया, पश्चिम बंगाल 5 हो गया। मतलब 5 राज्य जो है भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। देखो ये क्या है आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो 1, आसाम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। मतलब बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताओगे। देखो त्रिपुरा, इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, तो तीनों ओर से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब मान लो आपसे प्रश्न पूछ दे कि बताओ जो असम राज्य है, असम जो राज्य है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब तो हालत खराब हो जाएगी। और प्रश्न पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, सिलेबस से बाहर का तो है नहीं, और कई बार कई परीक्षाओं में पूछा भी गया। देखो इसीलिए कहते हैं मैप पर प्रैक्टिस करिए, कितने 7 आएंगे गिन लो, भूटान तो है नहीं, ठीक है। अब देखो ये 1 हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इससे मिल रहा है सीधा। 1 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 2 हो गया, नागालैंड 3 हो गया, मणिपुर 4 हो गया, मिजोरम 5 हो गया और त्रिपुरा 6 हो गया और मेघालय 7 हो गया। तो आसाम जो है 7 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, तो देखिए आसाम हो गया, आसाम हो गया आपका 1, और ये पश्चिम बंगाल 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। तो भूटान के साथ 4 राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भी जो है 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। बाकी जो बच्चे देख लीजिएगा ध्यान से, हो सकता है एक आध छूट जाए। उसके बाद चीन के साथ हमने अभी बताया 5, एक केंद्र शासित हो जाएगा। इसके साथ हमने बताया 3 और बाकी 2 क्या हो जाएंगे, केंद्र शासित राज्य हो जाएंगे। तो सारा कुछ हमने देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने देश जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय, या हम कह सकते हैं कितने पड़ोसी देश हैं जिनसे जो है भारत की सीमा मिलती है, तो देखो एक पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पर चलिए हम बना दे रहे हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा मैप पर, देखेंगे ध्यान से। तो ये हो गया आपका अफगानिस्तान, और यहाँ पर देखिए लद्दाख से सीमा मिलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सीमा भारत किस देश के साथ साझा करता है, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है केवल।
और सबसे लंबी सीमा रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके साथ, तो चीन मत लगा देना। चीन में देखो लंबाई में तो है, लेकिन यहाँ पर बीच में नेपाल आ जाता है और यहाँ पर भूटान आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है की सीमा जो है भारत के साथ सबसे लंबी है, काफी टेढ़ी मेढ़ी और दुर्गम भी है। तो इस तरीके से जो है बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे बड़ी और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कितने राज्य देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, 1 2, ये देखो यहाँ पर 1, और ये क्या हो गया पाकिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। मतलब 7 देश हैं जो सीधा सीधा भारत की सीमा बनाते हैं, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से आपसे कभी भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और भी बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ओवरऑल आपने देखा राजस्थान बड़ा हुआ है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्या होगा? गोवा हो जाएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान हो जाएगा, जनसंख्या में पूछे तो यूपी हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम जान लेते हैं, थोड़ा सा तटों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको हम हटाते हैं, तट की चर्चा कर लेते हैं। है तो बताने के लिए बहुत कुछ मैप पर, अगला वीडियो हम लेकर के जल्दी ही आएंगे। आइए कुछ तटों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ जहाँ पर नर्मदा और तापी नदियाँ गिरती हैं वो वाला जो आपका तट है, वहाँ से जहाँ से नर्मदा और तापी नदियाँ गिरती हैं और खींचते चले जाइए और गोवा तक, ये जो गोवा तक पूरा है इसको कहते हैं कौन सा तट? इसको कहते हैं कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। उसके बाद अगर आपसे पूछे कर्नाटक से लेकर के, ये कर्नाटक वाले तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट, क्योंकि कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है तो उसी के नाम से भी याद रख सकते हो, कन्नड़ तट हो गया। या इसी को कहते हैं मंगलुरु तट। कौन सा? मंगलौर या मंगलुरु, मंगलौर तट। उसके बाद जो केरल वाला हिस्सा है, तो केरल वाले हिस्से को कहते हैं, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। अब देखो सबरीमाला कहाँ है? सबरीमाला विवाद आपने पढ़ा है केरल में, तो माला जिसमें लगा मतलब केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है भाषा है, तो कन्नड़ तट हो गया। कोंकण तट, ये कोंकणी बोली जाती है, ये यहाँ पर महाराष्ट्र के पश्चिमी वाले हिस्से में, और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, कोंकण तट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इधर आ जाए दक्षिण में, तो पूरे के पूरा जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु की जो सीमा है पूरा, तो इस तट को कहते हैं, तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचा आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरा का पूरा ओडिशा तक का, इसको क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर हम निशान बना दे रहे हैं, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। ठीक है, और इसी को कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल, उत्कल तट, क्योंकि पहले जो उड़ीसा का जो नाम है पहले उत्कल हुआ करता था, या इसी को कहते हैं कलिंग तट, कई नाम से जाना जाता है। तो कलिंग पुराना नाम है या उत्कल पुराना नाम है। आपने सुना होगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, है ना, द्राविड़ उत्कल बंग। तो उत्कल वास्तव में उड़ीसा वाले रेंज के लिए आया है, और कलिंग वही अशोक के समय में जाएंगे तो उड़ीसा को कलिंग राज्य हुआ करता था। तो उत्तरी सरकार तट कह लीजिए, या उत्कल तट कह लीजिए, या कलिंग तट कह लीजिए। तो आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा वाले तट को, खासकर उड़ीसा वाले तट को हम उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट या कलिंग तट कहते हैं। बाकी कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहते हैं, मालाबार तट केरल, कन्नड़ तट कर्नाटक, कोंकण तट आपका क्या हो जाएगा? ये नर्मदा से लेकर के जहाँ नर्मदा और तापी नदियाँ गिरती है वहाँ से लेकर के पूरा महाराष्ट्र और गोवा तक पूरा क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तो ये हमने कुछ मोटी मोटी जानकारियाँ देखी। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताओ, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछ देगा कि बताओ पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, तब आप क्या करोगे? अभी ट्रिक बनाओगे, यहाँ तो हजारों प्रश्न बन सकते हैं। वैसे बहुत गंदा हो गया है, कुछ लोग हो सकता है बताएं कि सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शुरुआत से आप देखेंगे 20 से कट करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब आप यहाँ आसानी से निकाल सकते हो। देखो आसाम से मिल रही है, सिक्किम से मिल रही है, देखो मेघालय से नहीं मिल रही है। अपना मैप उठा करके देखिएगा, जो मैंने मैप बनाया हूबहू ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर किससे मिल रही है? पश्चिम बंगाल की सीमा आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और उड़ीसा हो गया। ठीक, तो कोई भी राज्य कर देते आपसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कोई नदी कहाँ से नहीं प्रवाहित होती, कौन सी झील कहाँ पाई जाती है, अगर सब इतना बनाना आता है तो कोई प्रश्न गलत होने वाला ही नहीं है। बस से थोड़ा सा मेहनत कर लो। जितनी मेहनत आप रटने में करते हो, याद करने में, ऐसे बिना दिमाग लगाए हुए रटने में करते हो, उतनी मेहनत
अगर एक पढ़ लो उतना समय नहीं बर्बाद होगा जितना आप कॉन्सेप्ट पढ़ करके तैयार कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। वैसे लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको और भी लंबा खींचा जा सकता था, बहुत कुछ है अभी भी बताने के लिए। तो एक वीडियो हम और लाएंगे, केवल मैप पर ही आधारित होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।